हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 75th क्लास है जी, 75वां पेपर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, ये जो पेपर 1 है ये 2 सितंबर 2024 को हुआ था शिफ्ट 2 में। एक बच्चे ने पूछा था कि मैम क्या अलग अलग शिफ्ट में भी अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आते हैं? सो देखो, अगर शिफ्ट 1 होती है यूजुअली 9 से 12 सुबह, और शिफ्ट 2 होती है 3 से 6 वाले में। ठीक है, 3 बजे से 6 बजे तक। अब इस शिफ्ट में यानी ये 9 से 12 वाली में मान लो 2 सितंबर को शिफ्ट 1 में पेपर है, मान लो मैनेजमेंट का भी है या कई और पेपर हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो सब्जेक्ट भले ही अलग हो, बट अगर शिफ्ट सेम है तो क्वेश्चन सेम आएंगे, यानी इस शिफ्ट में क्वेश्चन सेम रहे होंगे पेपर 1 के। ओके, शिफ्ट 2 में फिर अलग रहेंगे शिफ्ट 1 से। सो ऑब्वियसली मान लो अगर 10 दिन पेपर चला है दो शिफ्ट में, तो जितने भी पेपर्स हुए हैं, पेपर 1 तो कॉमन ही है ना सबका, तो 10 दूनी 20 पेपर हमारे पास हो जाते हैं यूजुअली। ओके, बाकी इस बार 8 दिन चला है तो 16 क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास नए होंगे जो हम 3 जनवरी वाले करेंगे, 3 जनवरी से जो शुरू हुए थे। ओके, सो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आता है, ये आपका आंसर है जी। सो 50 क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे। किसी बच्चे ने कहा मैम कॉम्प्रिहेंशन भी ऐड कर दिया करो, वो आई डोंट नो पहले की वीडियो देख के बोला या नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली तो जितनी भी हुई है आई थिंक 50-60 के बाद, उनमें मैंने सब में ही कॉम्प्रिहेंशन ऐड कर रखा है कि आप लोग पढ़ के उसकी तैयारी कर पाओ। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपके सामने है, इजी सा क्वेश्चन है, जोड़ घटा गुना भाग करना है, दैट्स इट, जोड़ घटा ही करना है, गुना भाग भी नहीं करना। ठीक है, सो यहाँ पे दे रखी है आपको एक टेबल मंडे टू फ्राइडे की, ये दिन है, ये पर्सन है, 5 लोग हैं ABCDE। सो यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग है जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए चीजों के हिसाब से निकालना पड़ सकता है। ओके, देखो, इफ द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय C ऑन थर्सडे, सी का थर्सडे दे नहीं रखा ना, तो ये बोल रहे हैं कि इफ ये जो नंबर है ये एवरेज है नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय सी ऑन वेंसडे एंड फ्राइडे। तो ये हैं वेंसडे वाले लोग, ये हैं फ्राइडे वाले लोग, यानी कि 820 प्लस 700 डिवाइड बाय 2 कर दूंगी तो ये थर्सडे वाला डाटा आ जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय सी ऑन ऑल 5 डेज, तो पहले ये वाला डाटा निकलेगा और बाकी सारों को जो है हम फिर जोड़ देंगे, दैट्स इट। तो जब आप ये निकालोगे तो ये 760 आ गया, और इन सबको जब आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो आपका आंसर 3800 आ जाएगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चंस। If the total number of items sold by A and B on all 5 days is 4000 and 4400 respectively, यानी तो A का टोटल है 4000 और B का टोटल है 4400। ओके, अब ये इनमें से ये डाटा मिसिंग है, तो ये डाटा हम ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे जोड़ के 4000 में से घटा दो, और इसमें से भी ये बाकी सारे ऐड करके ये 4400 में से घटा दो, राइट। देन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे, यानी ये जो नंबर है इज इतने % मोर देन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए ऑन फ्राइडे। बेसिकली हमें ये बी और ए तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीजों को ऐड करके 4000 में से और यहाँ पे ऐड करके 4400 में से माइनस करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ 800 आ जाएगा, यहाँ 1100 आ जाएगा। ओके, सो अब आपसे पूछा है कि जो बी वाला है यानी 1100 इस 800 से कितना % ज्यादा है, कितना ज्यादा है पहले तो वो देखेंगे। 1100 में से 800 जो है वो घटा दीजिए, 9 10 11 300 बच गया। 300 ज्यादा है तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 300 किससे ज्यादा है, 800 से, तो डिवाइड बाय 800 इंटू 100 ये रहेगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका 37.5 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जब भी आपसे कम या ज्यादा का परसेंटेज पूछा जाए तो पहले आप ये देखिए कितना कम या कितना ज्यादा है। मान लो 300 रुपए कम है, अगर ये भी तो बोल सकता था ना कि सोल्ड बाय ए ऑन फ्राइडे इज इतने % लेस देन द नंबर ऑफ आइटम्स। उल्टा भी तो कर सकता था इसी क्वेश्चन को। अगर उल्टा करता तो हम क्या करते, कितना लेस होता, 300 लेस होता, किससे, 1100 से, तो डिवाइड बाय 1100 इंटू 100 आ जाता। अब ये क्या है, इन्होंने पूछा मोर देन, तो 300 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 800 से ज्यादा है, इंटू 100। इजी है क्वेश्चन, करवा रखे इस टाइप के, तो इजीएस्ट डीआई आपको लगना चाहिए।
इफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए ऑन ऑल 5 डेज इज 3600। देखो ये डाटा चेंज कर दिया, यानी कि इसमें आपको पिछले क्वेश्चन में निकाला हुआ डाटा काम नहीं आएगा जो हमने यहाँ पे 800 निकाल लिया था, राइट। तो ये बोल रही हैं कि 5 दिनों का टोटल आप देखोगे अगर ए का तो वो है 3600। तो देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए ऑन मंडे एंड फ्राइडे। सो 3600 के हिसाब से फ्राइडे वाले कैलकुलेट करो और मंडे फ्राइडे का डिफरेंस निकाल दो, इजी। तो ये 3600 में से आप जब ये माइनस करोगे तो आपका आंसर ये 400 आ जाएगा, और 840 में से 400 जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 440 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन थर्सडे, रेशियो बोल रखा है बी और सी का थर्सडे को, तो ये देखो बी का थर्सडे है 1020, सी का थर्सडे हमें कैलकुलेट करना है, ओके। सो बी और सी का थर्सडे साथ में डिवाइड बाय, यानी बी और सी थर्सडे को डिवाइड बाय आइटम सोल्ड बाय सी एंड ई टुगेदर ऑन द सेम डे। सी और ई का आप लगाओ यानी x प्लस 320 हो जाएगा, ठीक है। सो ये टेक्निकली क्या हो रहा है, b प्लस सी और c प्लस ई, यानी b क्या है अपने पास 1020 प्लस c क्या है x मान लिया, यहाँ पे x है प्लस 320, ठीक है। ये किस रेशियो के बराबर है, ये 2:1 के बराबर है। तो आपको x कैलकुलेट करने को बोला है तो ऑब्वियसली हो जाएगा, इस वाली स्टेटमेंट को, इस वाली इक्वेशन को ऊपर ले जाइए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1020 प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 320 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 3 दूनी 6, 4 और 0 640। अब 1020 में से 640 माइनस कर दीजिए, आपका x आ जाएगा, यानी 0, ये 12 में से 4 गए 8 9 10 11 12, हाँ, और ये 9 में से 6 गए 7 8 9 3, 380 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय डी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज 490, ये डी है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, यानी 420 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 490, ये एवरेज दे रखा है। देन अब यहां से x कैलकुलेट हो जाएगा अपना 0 9 दूनी 18 4 दूनी 8 और 1 9 और माइनस 420, यानी 0 6 और 5 560 आ गया ये, ठीक है। अब ये बोल रही हैं नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ई ऑन फ्राइडे, तो ये है ई ऑन फ्राइडे इज इतने % मोर देन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डी ऑन मंडे। सो कितने ज्यादा है पहले वो देखेंगे, कितने ज्यादा है 0 4 साथ में 240 ज्यादा है, किससे ज्यादा है परसेंटेज निकालने के लिए 560 से ज्यादा है, ठीक है। डिवाइड बाय ये 0 से 0 कट, देन आपका 2 दूनी 4 2 8 16 2 एकम 2 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 2 चौके 8 2 तिया 2 6 12 और 0 2 7 14 2 तिया 6 और 0, यानी 300/7 आ गया। तो 7 चौके 28 2 7 दूनी 14 7 दूनी 14, तो ये आना चाहिए टेक्निकली सेकंड, तो ये आपका 560 आ गया और सेकंड आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। चलो, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स टॉट एट एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, हो सकता है आप एस्ट्रोनॉमी करके आए हों, बट एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स और मेटाफिजिक्स का भी सुना जाता है, कहा जाता है कि हाँ यहाँ पे ये पढ़ाई होती थी। सो ये क्वेश्चन इन जो है क्या बोलते हैं इनको कंट्रोवर्सीज की वजह से ड्रॉप कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है क्योंकि एस्ट्रोनॉमी अगर मेटाफिजिक्स और मैथमेटिक्स की जगह कुछ और होता तो शायद एस्ट्रोनॉमी बेटर आंसर हो जाता, बट मेटाफिजिक्स और मैथमेटिक्स भी जो है यहाँ एज अ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, अच्छा मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चंस ठीक निकले हो कि डाटा इंटरप्रिटेशन कॉम्प्रिहेंशन, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करके देखा कीजिए। Which of the following is correct chronological order of earliest to latest of different acts according to their year of enactment, okay, so enactment के हिसाब से तो Environment Protection Act, Air Act और Water Act, so यही आपको घूम फिर के दे रखे हैं, तो कौन सा आंसर रहेगा वो आपको बताना है। Environmental Protection Act तो सबसे लास्ट में आया था इन तीनों में से 1986 में, ठीक है। सो ये देख लो जहां पे ये वाटर लास्ट दे रखा था ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एक फोर्थ आंसर हमारे पास बचता है। वाटर वाला एक्ट आया था 1974 में, फिर हवा यानी 1981 और फिर अपना एनवायरमेंट पूरा का पूरा, तो पहले पानी, हवा और एनवायरमेंट। सपोज H0 यानी जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, HA आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, म्यू जो है वो आपका पॉपुलेशन का मीन है और म्यू H0 आपका हाइपोथेसाइज्ड मीन है।
सो एक रिसर्चर सेटअप करता है नल हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड मीन, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो नो डिफरेंस वाली हाइपोथेसिस हो गई। दूसरे में हम बोल रहे हैं जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसमें कि जो हाइपोथेसाइज्ड मीन है वो ज्यादा है पॉपुलेशन के मीन से। ठीक है, इस सिचुएशन में रिसर्चर वुड अप्लाई, क्या अप्लाई करेगा? राइट टेल्ड टेस्ट, लेफ्ट टेल्ड, टू टेल्ड या हाफ टेल्ड। तो इन्होंने ऑलरेडी जो है एक वो होता है ना ज्यादा वाली सिचुएशन दे दी है, ज्यादा या कम वाली जब हम दे देते हैं तो फिर हमारे पास टू टेल्ड नहीं बचता, हमें यहाँ पे लेफ्ट टेल्ड के साथ जाना पड़ेगा। लेफ्ट टेल्ड तब यूज किया जाता है जब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये बोल रही हो कि जो ट्रू वैल्यू है पैरामीटर की जो नल हाइपोथेसिस में स्पेसिफाई हुई है वो लेस देन है जो नल हाइपोथेसिस क्लेम कर रही है। सो ये इस तरीके से कुछ आपको नजर आएगा। ये लेफ्ट टेल्ड जब आपकी p की वैल्यू लेस देन 0.05 हो, मोर देन 0.05 है तो आपका ये क्या हो गया? राइट टेल्ड। और ये दोनों वाली सिचुएशन में आपका ये टू टेल्ड हो गया जब आप दोनों चीजें देखना चाह रहे हो। तो यहाँ पे एक ही चीज का इन्होंने बोल रखा था और ये पॉपुलेशन मीन के साथ बोला है, ना कि p के साथ। p के साथ भी पूछा जा सकता है, p वैल्यू के साथ। Which of the following came as alternatives to chlorofluorocarbons as refrigerant? तो रेफ्रिजरेंट में जब हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हटाया तो कौन से जो है वो रेफ्रिजरेंट की तरह एक अल्टरनेटिव बन के आते हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हेलोन्स। सो जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हटाया था वैसे ही हमारे पास ए और सी आंसर होगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है हमारे पास पिक्चर में आ गए थे। बाद में हमने फ्लोरो भी हटाने का सोचा, तो वो फ्लोरो हटाने के बाद फिर और ऑप्शंस जो है वो हमने सर्च करने शुरू किए थे। The belief that one can master a situation and produce positive outcomes is known as। सो ये बिलीव कि आप कोई भी सिचुएशन को मास्टर कर सकते हो और पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं, तो ये क्या है? ये सेल्फ एफिकेसी है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है या सेल्फ रेगुलेशन है? सो ये डेफिनेशन सेल्फ एफिकेसी की है जी। सेल्फ एफिकेसी बंडूरा ने भी अपनी थियोरी में एक्सप्लेन की है। तो बंडूरा ने ये जो है डेफिनेशन दी है दैट इट रेफर्स टू इंडिविजुअल का जो बिलीफ है किसमें? अपनी कैपेसिटी में, अपनी कैपेबिलिटी में, कि वो बिहेवियर को कैसे एग्जीक्यूट करेगा एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को अटेन करने के लिए। ओके, सो सेल्फ एफिकेसी आपको अब पता हो इसकी डेफिनेशन। क्राइटेरिया ऑफ डिपेंडेबिलिटी इन क्वालिटी रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च पैरेलल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो अगर मैं डिपेंडेबिलिटी की बात कर रही हूँ क्वालिटेटिव में, तो क्वांटिटेटिव में वो इक्विवेलेंट क्या होगा? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी तो बायसनेस कम करने की बात करता है। इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी या फिर रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी रहेगा जी, विश्वसनीयता। दोनों का मतलब जो है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग में आपको नजर आएगा, एक क्वालिटेटिव में, एक क्वांटिटेटिव में। ओके, देर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, तो 3 नंबर हैं 1/3 ऑफ एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स। मान लो मैं एक्स वाई जेड मान रही हूँ नंबर्स को, ये 3 नंबर्स हैं, इनका 1/3 ऑफ एवरेज, ये एवरेज हो गया और ये इस एवरेज का 1/3 हो गया। वो क्या है? 8 लेस देन द, वो बराबर है हाईएस्ट वैल्यू से 8 कम। मान लो मैं मान रही हूँ z है हाईएस्ट वैल्यू, तो z में से 8 माइनस कर दिया। ओके, इफ एवरेज ऑफ लोवेस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट, तो ऑब्वियसली अगर ये हाईएस्ट है तो एक्स वाई जो है मेरी लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट हो गई, तो इनका एवरेज जो है वो क्या है? 8 है। तो अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी है हाईएस्ट नंबर, यानी z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो x और y की वैल्यू यहां से क्या हो गई? 8 दूनी 16, तो ये वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3 3 9 नीचे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 16 प्लस z इज इक्वल टू z माइनस 8, मल्टीप्लाई कर दो, 16 प्लस z इज इक्वल टू 9z माइनस 8 9 72। देन आपका ये क्या हो गया? z उधर आ गया, यानी 8z इज इक्वल टू 72 प्लस 16। ठीक है जी, तो 6 और 2 8, 7 और 1 8 88, यानी z, ये z था, z इज इक्वल टू 88/8 यानी 11 आपका आंसर हो गया। तो हाईएस्ट नंबर आपका 11 है। ओके, कोई कंफ्यूजन? चलिए, द वेस्टर्न सोसाइटी कंसीडर्स कम्युनिकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। इस तरीके का क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात होती है कि कोई भी सोसाइटी कम्युनिकेशन को एग्रेशन का, सेपरेशन का या कोवर्ट ऑपरेशन के लिए क्यों कंसीडर करेगी, क्यों इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करेगी? राइट, तो एक अच्छा और पॉजिटिव आंसर हमारे पास ह्यूमन रिलेशनशिप बचता है कि जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम अब एक दूसरे को अपनी बातें समझाना चाह रहे हैं और एक ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ना कि अग्रेशन
या फिर सेपरेशन, आप सेपरेट नहीं इकट्ठा होना चाह रहे हो, एग्रीगेशन की बात कर रही हैं हम, जब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे या कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय, द आर्ग्यूमेंट इज साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो साउंड इटर्नल है क्योंकि इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट ये तो उल्टा है, अगर वो इटर्नल होती तो उसको प्रोड्यूस हम नहीं कर सकती, राइट। तो गलत है ये स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं फैलेसी तो है। So middle term instead of being pervaded by the presence of major term is pervaded by its absence. तो ये देखो, ये माइनर टर्म है, ये आपकी मेजर टर्म है और प्रोड्यूस्ड आपकी मिडल टर्म है। पहले माइनर टर्म, देन मेजर टर्म एंड देन मिडल टर्म। अब ये क्या बोल रहा है कि मिडल टर्म जो है, ये है मिडल टर्म अपनी, इंस्टेड ऑफ बीइंग परवेडेड बाय प्रेजेंस ऑफ मेजर टर्म, मेजर टर्म की प्रेजेंस की बजाय उसकी एब्सेंस की हो रही है चीजें, ठीक है। लोकस ऑफ मिडल टर्म इज इम्पॉसिबल, ओके। मिडल टर्म इंस्टेड ऑफ बीइंग परवेडेड बाय एब्सेंस ऑफ मेजर टर्म इज परवेडेड बाय इट्स प्रेजेंस, या फिर इट लैक्स मेजर टर्म। तो मेजर टर्म तो है, तो ये आंसर नहीं रहेगा, आंसर आपका फर्स्ट रहेगा कि मिडल टर्म जो है इंस्टेड ऑफ बीइंग परवेडेड बाय प्रेजेंस, यानी मिडल टर्म उसकी प्रेजेंस की बजाय इसकी एब्सेंस शो कर रही है। अगर वो चीज प्रोड्यूस हो गई तो वो इटर्नल नहीं हो सकती, ओके। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है सेम एग्जाम्पल के साथ, आई होप ये गलत ना किया हो आपने। Which of the following is true about over fertile lake? तो लेक जो है वो ज्यादा फर्टाइल है, यानी उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, ज्यादा चीजें, न्यूट्रिएंट इन द सेंस ज्यादा वही एल्गी और पता नहीं क्या क्या उग रखा है, फर्टिलिटी ज्यादा है। सो नाइट्रेट लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, डिप्लीशन होगा एल्गल प्रोडक्टिविटी का, या ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, या क्वालिटी ऑफ फिशेज प्रोड्यूस जो है वो इम्पेयर्ड होगी। तो देखो डिक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज होगा ना नाइट्रेट का लेवल, तो जब ओवर फर्टाइल बोल रहे हैं। एल्गल ब्लूम जो है वो डिप्लीट नहीं, प्रोड्यूस हो रही है ज्यादा क्योंकि वो ओवर फर्टाइल है, तो ये भी ट्रू नहीं है, डिप्लीशन नहीं होगा। और ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होंगे, इंक्रीज नहीं होंगे। जो क्वालिटी है फिश की, जो फिश बनेगी वो इंपेयर्ड होगी क्योंकि वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो उनको चाहिए, बल्कि एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। सो वो ओवर न्यूट्रिएंट वाली चीज और ऑक्सीजन की कमी वाली सिचुएशन है यहाँ, तो फोर्थ आपका आंसर रहेगा। A line is composed of points, यानी एक लाइन जो है वो पॉइंट से बनी हुई है, पॉइंट से एक लाइन बन गई। पॉइंट्स हैव नो लेंथ, पॉइंट की अपनी कोई लेंथ नहीं होती, इसलिए ये बोल रहे हैं कि लाइन की भी कोई लेंथ नहीं होगी। ये क्या बात हुई, यानी आपने ये जो पॉइंट था, आप पॉइंट पॉइंट मिला के एक लाइन बना रहे हो, यानी कंपोजिशन हो रही है। अब आप कंपोजिशन के चक्कर में क्या बोल रहे हो कि जो पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है वही कैरेक्टरिस्टिक आपकी लाइन की भी होगी, विच इज नॉट ट्रू, जो कि गलत है। तो ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन आ जाएगी जी, कि जो आपने कंपोज किया है। इनफैक्ट यहाँ पे तो इन्होंने कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं किया कंपोजिशन का दूसरा देके, सो डिवीजन वाली फैलेसी देके। सो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन रहेगी कि ऐसा नहीं है कि आपने जो पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है वही आपकी लाइन की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ओके। In a school there were 1582 students and ratio of number of boys and girls was 4:3, यानी कि 4x plus 3x is equal to 1582, यानी 7x is equal to 1582 और x is equal to 1582 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 4 7 6 की 42, यानी x की वैल्यू 226 आ गई। तो मैं यहाँ से बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, टोटल नंबर उनका, ठीक है। सो 226 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बॉयज आ जाएंगे, यानी 6 चौके 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 904 बॉयज हैं, प्लस कितनी गर्ल्स बच गई फिर, तो ये 4 6 3 हमारा 6 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 678 गर्ल्स हैं, ठीक है। डिवाइड बाय, अच्छा डिवाइड की जरूरत नहीं, ये टोटल है, ओके। अब ये बोल रहे हैं ये रेशियो 4:3 था, अब ये बोल रहे हैं कि 30 गर्ल्स हमने ज्वाइन की हैं, यानी 678 में 30 और जोड़ दिया हमने, ठीक है। और बॉयज में कुछ माइनस हुआ, यानी 904 माइनस कुछ कर दिया, डिवाइड बाय 678 प्लस 30 कर दिया, इसका रेशियो 7/6 बन गया। समझ आई ये चीज, 30 लड़कियों ने ज्वाइन किया लेकिन कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ा भी है, तो एज अ रिजल्ट रेशियो जो बॉयज और गर्ल्स का रहेगा वो 7/6 हो गया। तो बस यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने, हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। इसको प्लस करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका 78 आएगा। ये रहा 904, 678, 30 जोड़ दिया 708 हो गया,
708 की यहाँ पे 6 7 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, 6 से मल्टीप्लाई करके इधर ये आ गया और x की वैल्यू 78 आ गई। A security system used a camera to capture images of each person entering a Photoshop. Each image taken requires 1 MB of storage. If camera captures an image every 5 seconds, तो 24 घंटे में हर एक 5 सेकंड में वो एक फोटो ले रहा है और उस एक फोटो का साइज 1 MB है। ओके, सो जितनी भी फोटोज 24 घंटे में ली गई हैं उसके लिए कितना जो है डाटा या स्टोरेज हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके, कितने स्टोरेज की। सो देखो एक घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गई। ठीक है, 24 घंटे में कितनी सेकंड्स हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये टोटल क्या हो गई, 24 घंटे में सेकंड्स हो गई। अब हर एक 5 सेकंड में फोटो हो रही है तो टोटल फोटो कितनी हुई, डिवाइड बाय 5 कर दो इसको। ठीक है, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 और डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 7 35, 1 5 2 10 0 और मल्टीप्लाई आप इसको कर लीजिए 72 और इसको 24 को कर लेंगे, हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई करके मान लो x वैल्यू आ गई। सो इतनी जो है वो इमेजेस हैं मेरे पास, हर एक इमेज 1 MB की है। यहाँ पे आंसर GB में दे रखा है, तो क्या मैं डिवाइड बाय 1024 कर सकती हूँ GB निकालने के लिए? डेफिनेटली कर सकती हूँ। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 16.875। ओके, तो ये टोटल अपनी कितनी हो गई, सेकंड्स हो गई। 24 घंटे में डिवाइड बाय 5 किया तो इतनी इमेज है, हर एक इमेज जो है वो MB में है, तो MB को GB में कन्वर्ट करने के लिए ये अपने पास इतना है कि मुझे इतनी, यानी कि 7/280 इमेज है तो इतनी MB है ना, 280 इतनी MB है। MB में आंसर नहीं दे रखा, GB में दे रखा है, तो कैलकुलेट करने के लिए ये हो जाएगा। ओके, Which of the following are functions of Indian Council of Social Science Research? चलो आपको फंक्शंस भी नहीं पता, फिर भी आंसर को कैसे सोल्व किया जाए, कैसे क्वेश्चन का आंसर आएगा। एनकरेज डी लिंकिंग ऑफ सोशल साइंसेज फ्रॉम रिसर्च साइंसेज, नेचुरल साइंसेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च की अगर स्पेशली है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चीजों को या मल्टी डिसिप्लिनरी करने की कोशिश करेगी, चीजों को जोड़ने की कोशिश करेगी, अलग अलग करने की कोशिश नहीं करेगी। सो ऐसा कुछ एनकरेज करते हुए आपको चीजें नहीं दिखेंगी कि आप डी लिंक कर रहे हो। सो ए तो वैसे ही नहीं आएगा, अगर ए नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके 2 ऑप्शंस कट आउट हो गए। बचा क्या, BCD और CDE, तो B और E में से चेक कर लो। ये बोल रहे हैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज, ओके अच्छी बात है। E में बोल रहे हैं ब्लैक लिस्ट करेगी जो नॉन परफॉर्मिंग सोशल साइंस के इंस्टीट्यूशन हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, दैट डजंट मीन ना उसको आप ब्लैक लिस्ट कर दोगे, ये क्या बात हुई, राइट। सो ये गड़बड़ है जी, B, C और D अपना आंसर हो जाए। Which of the following statement is logically equivalent? तो आपको वो आंसर आने चाहिए जो हमने कन्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन, ऑब्वर्जन कर रखा है। नो लिक्विड्स आर बीवरेजेस, सो नो में क्या आ गया, ऑल नॉन बीवरेजेस आर क्या आ गया, नॉन लिक्विड्स। ऑल लिक्विड्स आर नॉन बीवरेजेस, सम बीवरेजेस आर नॉट लिक्विड्स, या नो बीवरेजेस आर लिक्विड्स। सो आंसर आपका सेकंड और फोर्थ दोनों ही रहेंगे, दोनों ही दे रखे थे आपके आंसर की में, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। ये ई वाली चीज अगर आपको याद होती तो आप आराम से ये ऑब्वर्जन और आपका कन्वर्जन कर पाते। ओके, तो देखो कन्वर्जन तो ये हो गया, नो लिक्विड्स आर बीवरेजेस, तो ये नो बीवरेजेस आर लिक्विड, ये कन्वर्जन हो गया। फिर नो का ऑल बना दिया, ऑल लिक्विड्स, और ये जो नॉन लगाया है ये अपना किस में हो गया, ऑब्वर्जन में हो गया। ठीक है, सो ये कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन प्लीज याद रखिए। आईसीटी के टूल्स दे रखे हैं, फंक्शंस दे रखे हैं, पैडलेट, रूब्रिक्स, क्विजलेट, मेंटीमीटर। और कुछ नहीं भी समझ आए, मेंटीमीटर तो करवाया था, पोल्स और क्विज के लिए है, रियल टाइम ऑडियंस रिस्पॉन्स एंड पोलिंग। सो मेंटीमीटर पोल्स के लिए हो गया। अगर आपको ये आंसर भी समझ आता तो आपका आंसर आ जाता सेकंड। ओके जी, बाकी अब आपको ये और चीजें भी पता होनी चाहिए। ऑल्दो हमने पैडलेट और क्विजलेट भी कर रखे हैं, बट मेंटीमीटर तो फॉर श्योर था कि आपको मतलब नींद में भी याद हो, बार बार आया हुआ था। ओके, Under the Universities Act of 1904, universities were given the authority to recognize school के boards, literacy mission, elementary schools या secondary schools. So University Act था, ये secondary schools को recognize करेगा, ये authority इनके पास थी। ओके, नहीं पता तो लिख लीजिए। कर्जन की पॉलिसी के बाद, कर्जन की पॉलिसी आती है इसी बेसिस पे, और ये यूनिवर्सिटीज एक्ट भी कर्जन के टाइम पे ही आया था, और काफी स्ट्रिक्ट जो है डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज के ऊपर यहाँ लगाया गया था। A certain sum of money becomes 28,800
इन 2 ईयर्स, तो 2 साल में 20% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने एनुअली। सम ऑफ मनी क्या होगा? सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में सम क्या आ जाए, अमाउंट क्या आता है टोटल, पी प्लस रेट बाय 100 और ऊपर आ गया टाइम। सो अमाउंट हमारे पास है 28,800। प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है, 1 प्लस रेट हमें दे रखा है 100 डिवाइड बाय टाइम 2 साल का है। दैट्स इट, प्रिंसिपल निकाल लीजिए। ये क्या आ गया, 1/5 आ गया, यानी कि 5 और 1 6, यानी 6/5 आ गया। एलसीएम ले लिया तो 2, ये पी, ये 28,800। तो बस यहां से पी कैलकुलेट कर लो, 6 6 36, 5 5 25, पी इज इक्वल टू 28,800। सो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, आंसर आपका 20,000 आएगा जी। चलो, what was National Knowledge Commission's recommendation for minimum gross enrollment ratio to be achieved in higher education by 2015? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, डायरेक्ट, बट डरने की बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना हो। तो ये 15% था जी। ओके, विद रेफरेंस टू डिफरेंट नंबर सिस्टम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? तो इनमें से कौन सी चीज सही है वो आपसे पूछी है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 109 डेसिमल में है, तो ऐसे 2 से डिवाइड करते करते बाइनरी में देख लो यही आता है या नहीं, नहीं आएगा, ये गलत है। 123 का ये 5 का 5 जब ये उल्टा दे रखा हो ना, या 5 8 इसमें दे रखे हो, तो आप क्या करेंगे, 5 5 का 0 5 का 1, ये उल्टा वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1, ये 5 5 5 25, तो 125 को यहां रख दीजिए, ठीक है। सो 5 एकम 5 प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 25, तो क्या आ गया ये 25 और 10 35 और ये 40। सो ये तो 40 आ गया। ऐसे ही 4 को रख के आप 212 कैलकुलेट कीजिए। ओके, सो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ की क्या जोड़ने में? रुको भाई, रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ हुई है जोड़ने में। 5 का, अच्छा 123 था, मैंने 125 कर दिया ना, मैंने 125 करके कैलकुलेट कर दिया, तब ये गलत आया है, ठीक है। 123 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 से, और 5 5 यहाँ 25 से। सो 25 प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 3, तो ये 38 आ गया। ऐसे ही आप 212 का कैलकुलेट करेंगे, 4 की 0 4 की 1 4 की 2, देन आपका ये 1 से कोई भी रेज टू पावर 0 होती है तो 1 होता है, ये 4 और ये 4 जो कि 16। सो ये यहाँ पे आप 212 रख दीजिए, तो 16 प्लस 4, 16 दूनी 32, सॉरी 32 प्लस 4 प्लस 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी 38। तो आंसर आपका ये सही है। ओके, मैं बीच बीच में एक आधे पेपर में कैलकुलेट भी करके बता देती हूँ, अदरवाइज ये मैंने करवा रखे हैं अच्छे से, तो आपको आने चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ बायोडीजल ओवर पेट्रोडीजल आर, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आपसे पूछे हैं। 5 में से 4 स्टेटमेंट सही हैं। बायोडीजल कंटेन्स वर्चुअली नो सल्फर, सही बात है। बायोडीजल एमिट्स सब्सटेंशियली लोअर कार्बन मोनोक्साइड, ये भी सही बात है। बायोडीजल एक बेटर लुब्रिकेंट है, ये भी सही बात है। बायोडीजल एमिट सिग्निफिकेंटली लोअर ऑक्साइड्स, तो देखो लोअर तो करता है ये, रिड्यू मतलब कम वो एमिट होते हैं, बट सिग्निफिकेंटली लोअर नहीं है जी, ये इतना नहीं है कि हम सिर्फ इस वजह से बायोडीजल प्रेफर करें। सो डी वाला ऑप्शन गड़बड़ है। पर्टिकुलेट एमिशन जो है वो सबसे मतलब मच लोअर है एज कंपैरिजन टू पेट्रोडीजल, तो हम बायोडीजल की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। तो बायोडीजल का कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था आपको वीआईपी टॉपिक्स में। द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल, सो ये क्या होगा, ये भी मैंने आपको पीवाईक्यूज में करवा रखा है। लो रोड ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर। हाई रोड ट्रांसफर में क्या होता है, जब आप कॉन्शियसली जो है एफर्ट डाल के दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करते हो। सो ये क्लास नंबर 26 में करवाया था, डिट्टो ये चीज भी वहां मेंशन कर रखी थी कि हाई रोड को माइंडफुल ट्रांसफर भी बोलते हैं और लो रोड को रिफ्लेक्सिव ट्रांसफर बोलते हैं। ओके, What will be the value of p in the following number series? तो p की वैल्यू क्या होगी? So usually ये पैटर्न आपने देखा होगा, 1 का 1 माइनस 1, 2 का 2 माइनस 2, 3 का 3 माइनस 3, 4 का 4 माइनस 4, 5 का 5 माइनस 5। तो इससे आपका आंसर आएगा 1 का 1 1 आ गया, तो ये 0 आ गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 में से
अच्छा वन ही आएगा, माइनस तो वन ही करेंगे। 3 3 9 27, 27 में से 1 गया 26, हाँ -1 की सीरीज है जी। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 3 9 27, 1 गया 26, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 में से 1 गया 255, 5 5 25, 25 5 125। ऐसे सोल्व करते करते आंसर आपका 3124 आ जाएगा, एक माइनस करके। ठीक है, मैंने गड़बड़ किया, 1 आएगा। 2 दूनी 4, 1 गया 3, 1 आएगा भाई, 1 आएगा। ठीक है, 1 कीजिए इसको। A school boy traveling at 3 किलोमीटर पर आवर reaches his school 28 मिनट लेट। 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर वो जा रहा है तो वो 28 मिनट लेट पहुंच रहा है, बट जब वो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है तो वो 28 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो रोज, ये आपसे पूछा है। ओके, या तो आप रिवर्स अप्लाई करके देख लो कि अगर वो 6 किलोमीटर के जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो कितनी देर में पहुंच जाएगा करके। सो वो कर सकते हो, या फिर आपका जो क्लासिक है कि आपने पहले कन्वर्ट कर लिया 28 मिनट को आवर्स में, तो 7/15 आवर। अब आपके पास ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। अगर आप देखेंगे डी डिस्टेंस है स्कूल तक, टी टाइम करेक्ट टाइम है। सो देखो 3 घंटे पर आवर के हिसाब से डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में टाइम जो है वो थोड़ा ज्यादा है, यानी वो पहले नहीं, मतलब लेट पहुंच रहा है, तो 7/15 प्लस हो जाएगा, 5 वाले में माइनस हो जाएगा, जो करेक्ट टाइम है उससे पहले पहुंच रहा है, राइट। ऐसे ही जब आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, दो इक्वेट करेंगे या बराबर रखेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, तो दोनों को कैलकुलेट करते करते टाइम, एक्चुअल टाइम आपका 28/15 आवर्स ये आ जाएगा एक्चुअल टाइम। सो अब आप इस टाइम को सब्सटीट्यूट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, वहां से आपका डिस्टेंस आ जाएगा 7 किलोमीटर का। ठीक है, तो वो 7 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ये उसका करेक्ट टाइम है, उसको 28/15 आवर्स लगेंगे। सिमेंटिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ये कम्युनिकेशन नॉइसेस की बात की गई है। जब सिमेंटिक है तो लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस होता है मैसेज रिसेप्शन में। बाकी अगर आप इससे भी आंसर निकालते तो यहीं से ही सोल्व हो जाता, बट स्टिल फिजिकल की बात करोगे तो एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द रिसीवर। ठीक है, देन कम्युनिकेटर्स प्रेजुडिसेस एंड बायसेस टुवर्ड्स अनदर पर्सन, तो ये क्या हो गया, ये साइकोलॉजिकल हो गया, और ये बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है वो आपका फिजियोलॉजिकल हो गया। ओके, आंसर थर्ड हो गया। कंप्यूटर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछी है। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, यूजुअली ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो हम बोलते हैं इनको। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर जो है टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट है, ये गलत है जी, इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इम्पैक्ट इज लाइक वहां इम्पैक्ट रहेगा वाला। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स में आप डॉट डॉट करके प्रिंट होता है सारी चीज, तो वो इम्पैक्ट छोड़ रहा है ऐसा आप मान सकते हो, सो वो डॉट मैट्रिक्स में रहेगा। देन लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट है, यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। रिजोल्यूशन ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन मेगाबिट्स पर सेकेंड, नहीं, ये इसकी क्या बोलते हैं, अगर तो ये है लेजर में नहीं होगा ऐसा, डॉट मैट्रिक्स में तो अपना फिर वही डॉट्स पर इंच आ जाएगा, डीपीआई में हम मेजर करेंगे। ओके, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर नॉइजी होते हैं, लो क्वालिटी होते हैं, स्लो होते हैं एज कंपैरिजन टू लेजर प्रिंटर, ये बात बिल्कुल सही है, तो फोर्थ सही है। ये जो है डॉट्स पर इंच में आएगा जब हम डाटा मैट्रिक्स की बात करते हैं। ओके, लेजर की बात करते हैं तो किस में आएगा वो आप मुझे बताना। ठीक है, द कॉन्टेक्स्ट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इज टर्म्ड एज, तो जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है जिस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो क्या होगा, वो उसका एनवायरमेंट होगा ना। मीडिया स्फीयर, मीडिया से रिलेटेड वाले एनवायरमेंट में चले गए हम। ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, कोई भी कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में जब आप बात कर रहे हैं तो आप उसके एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करना चाह रहा था। कम्युनिकेशन इज कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, नेगेटिव है, स्टेगनेंट है, सबलिमिनल है, तो ये ऑब्वियसली ये तो टर्म्स ही नेगेटिव है, तो आंसर आपका इवॉल्विंग आ जाएगा, देखते ही पता चल रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, तो सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आइडेंटिफाई सिंबल होगा, एक्सप्लेनेटरी होगा, एनिमेटेड होगा या कॉन्क्रीट होगा, तो जो सिंबल नॉन वर्बल में रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज कॉन्क्रीट। ओके, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्टनेस, ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आया हुआ बट अभी आ गया, तो आगे अगर रिपीट हो तो आपको पता हो। एलोय, मेटल, स्टील या फिर आपका मिनरल, एब्स्ट्रैक्टनेस के हिसाब से पूछा है, आंसर आपका सेकंड होगा, यानी पहले पे स्टील, देन आपका एलोय, फिर मेटल और लास्ट में आपका मिनरल। ओके,
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर 9, 12 एंड 18, तो सीधा मीन नहीं कैलकुलेट करना है, ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, फॉर्मूला नहीं पता तो आप नोट डाउन कर लीजिए। जिस भी चीज ए बी सी है तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी अंडर रूट 1/3 पूछा है, ठीक है, या 1/3 ऐसे लिख लो। ओके, सो वही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 का आंसर ये रहेगा, तो अब इसका क्यूब रूट 12 आ जाएगा। ओके, तो आंसर 12 होगा। A teacher assigns a video lecture for students to watch at home before coming to class. Next day in the class, she engages students in students की स्पेलिंग ठीक कीजिए, students in hands-on experimental activity। तो ये सिचुएशन क्या है? सेम एग्जाम्पल मैं आपको बार बार देती थी जब से मैं फ्लिप्ड क्लासरूम पढ़ा रही थी, कि मान लो पहले मैं आपको वीडियो बोलूं कि ये वीडियो देख के आना, फिर हम ऑफलाइन में ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो दैट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। जब आप फिर डिस्कस करते हो या कुछ और चीज सिखाना चाह रहे हो। Which of the following statements about spreadsheet software MS Excel are true? Data in spreadsheet are always correct. Always, always, always में तो स्टेटमेंट ही गड़बड़ हो गई, स्टेटमेंट गड़बड़ तो आंसर गड़बड़, सी डी बी डी, तो सी और बी देख लो बस। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन नॉट ड्रॉ बार ग्राफ्स, या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट रिकैलकुलेट, तो ऐसा नहीं है कि वो बार ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाएगा, तो ये गलत है जी, बाकी ठीक है दोनों, तो सी और डी आना चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉ तो करते हैं, बार ग्राफ तो ड्रॉ करते हैं, इसमें हम अलग अलग तरीके के ग्राफ्स भी ड्रॉ करते हैं। कोड नंबर्स गिवन टू द रिलीजन ऑफ पर्संस, तो कोड नंबर दिए गए हैं, ये किस तरीके की मेजरमेंट हो रही है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल या रेशियो। नाम के लिए तो दिए गए हैं कोड नंबर, कोई सुपीरियर थोड़ी हो गया कि मान लो मैंने हिंदू को 1 बोल दिया, मुस्लिम को 2 बोल दिया, बुद्धिस्ट को 3 बोल दिया, तो ये सुपीरियोरिटी हो गई, नहीं, तो ये नाम के लिए नॉमिनल है सारे के सारे, तो ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए हैं, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। Identify the correct statement about the quantitative content analysis. It can allow a certain amount of longitudinal analysis. It is an obtrusive method. Obtrusive तो नहीं, obtrusive is like unpleasant type situation, तो ये गलत है। Rigid भी नहीं है जी, और reactive भी as such नहीं बोलेंगे, तो ये अलाउ करता है। जब हम क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो हाँ, हम कुछ हद तक लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस कर सकते हैं, तो फर्स्ट आंसर रहेगा। A way of dealing with conflict in which people express their feelings, ask for what they want, say no to things that they don't want, and act in their own best interest. तो इसको हम क्या बोलेंगे? अग्रेसिव, पैसिव, असर्टिव, मैनिपुलेटिव। देखो कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रही है, आप हाँ बोल रहे हो अगर आपको करना है, ना बोल रहे हो अगर नहीं करना है, ठीक है। पैसिव भी नहीं है और अग्रेसिव भी नहीं है, तो आपको असर्टिव का मतलब नहीं भी पता तो भी आपको समझ आना चाहिए कि बाकी 3 तो फॉर श्योर नहीं दिख रहे स्टेटमेंट में। ओके, सो ये असर्टिव रहेगा। पीरियड बिटवीन 1200 एंड 1764 AD was remarkable in India for the highest distinction attained by, तो पॉपुलर लिटरेचर, वर्नेकुलर लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर। सो ये वाला टाइम वर्नेकुलर लिटरेचर का था जी, कि आपकी जो आसपास की जो लैंग्वेज है उसके अंदर, ठीक है। सो वर्नेकुलर लैंग्वेज में चीजों का प्रेजेंट होना, वो वर्नेकुलर लिटरेचर। In context of Bluetooth and Wi-Fi as wireless communication devices technologies, easiest question. Bluetooth allows for short range data transfer between electronic devices, whereas Wi-Fi allows electronic devices to connect to internet. सही बात है। Bluetooth needs a direct line of sight for data transmission, Wi-Fi doesn't। यानी Bluetooth में आपको सीधा सीधा खड़ा होना पड़ेगा, आपका फोन और दूसरा फोन जो है वो किस में होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। Okay, Bluetooth limits the number of devices that can connect at any one time, whereas Wi-Fi is open to more devices and more users. ये बात ठीक है। Bluetooth does not need a direct line, but Wi-Fi को जरूरत होती है, नहीं, तो Wi-Fi और Bluetooth दोनों में ही डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं होती। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। Which of the following statements are true regarding word God? तो मीनिंगलेस है वर्ड गोड या मीनिंगफुल है? मीनिंगफुल है जी, मीनिंगलेस तो नहीं होगा, ठीक है, तो बी तो सही है। द वर्ड गोड, देखो बी अगर सही है तो बी के साथ या तो बी अकेला या डी ऑप्शन। वर्ड गोड हैज नो इंटेंशन दैट कुड बी इट्स मीनिंग, या वर्ड गोड में देयर इज एन इंटेंशन दैट इज इट्स मीनिंग, तो है इंटेंशन, ये इसका मतलब भी समझ आता है, सो बी और डी आपका आंसर होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि गोड का कोई मतलब ही नहीं है।
टेम्पररी हार्डनेस, वाटर हार्डनेस के बारे में वीआईपी क्लासेस में भी करवाया था, क्वेश्चंस के दौरान भी करवाया हुआ है कि वाटर की हार्डनेस की अगर बात करें, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी किस वजह से होती है, परमानेंट किस वजह से होती है। सो इसका आंसर क्या रहेगा जी, कार्बोनेट हार्डनेस रहेगा। बाकी इसमें मैंने अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं इंक्लूड की क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज में करवा रखी। तो आप मुझे बताना परमानेंट हार्डनेस इन वाटर जो है वो किस नाम से आई। ये आपका पैराग्राफ है जी, पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पढ़ने के लिए। एंड देन ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ थोड़ा और साइज स्मॉल करना पड़ा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को रोकिए, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, आंसर आपका थर्ड रहेगा। अगेन 47th क्वेश्चन, वीडियो को रोक लीजिए, पढ़ लीजिए इसको और फिर आंसर कीजिए, और इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड। देन थर्ड 48th क्वेश्चन, साइनेप्सिस आर कंसीडर्ड एज, तो वीडियो को रोकिए, पढ़िए, आंसर कीजिए, आंसर होगा फर्स्ट। 49th, नंबर एंड साइज ऑफ ब्रेन्स नर्व एंडिंग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल, तो अगेन इसको पढ़िए फिर आंसर कीजिए, आंसर रहेगा फोर्थ। क्योंकि ये आपके ही समझने की बात है, जो इसमें दे रखा है वही बताना है और कोई नई चीज इसके अंदर है नहीं। ओके, 50th क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फॉर दिस पेपर। ये आपका पेपर मतलब पढ़िए इसको और आंसर कीजिए, आंसर रहेगा सेकंड। तो कोई भी चीज गड़बड़ लगे, आपको लगे कि डाउटफुल है या ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। मैं जब कंसिस्टेंटली डाल रही हूँ, एक दिन छोड़ के या एक दिन या जैसे भी, मैं जब वीडियो एटलीस्ट डाल रही हूँ वो तो देख लो कम से कम, वो प्रीवियस ईयर तो, ताकि जितने मैं करवाऊं अभी आपके एग्जाम तक वो तो हो जाए। पहले वाले तो पता नहीं आप लोग देख पा रहे होगे या नहीं देख पा रहे होगे। Okay, so this was all about today. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts because consistency is the only key to success.